संभाला। तो विजय कुमार सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे को मैं निवेदन करूंगी कि हमारे अगले मेहमान को मंच पर लाएं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय कुमार सिन्हा जी का। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। विजय सिन्हा जी बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल कर आए हैं हमारे साथ इस मंच में शरीक होने के लिए। विजय सिन्हा जी फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत। और चूंकि हमारे कार्यक्रम का थीम ही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ। प्लीज माइक ले लीजिए हाथ में। संघीय ढांचे में एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जरूरी है, इसमें राज्यों की भूमिका ज्यादा अहम है या केंद्र की? देखिए, सभी राज्यों को मिलकर हम भारत के स्वरूप को देखते हैं और भारत के स्वरूप में बिहार की स्वरूप, बिहार की आत्मा झलकती है। बिहार के ऐतिहासिक विरासत के बिना भारत का इतिहास अधूरा रह जाता है। इसलिए सभी राज्यों की विरासत से भारत का विरासत, भारत का साम्राज्य और भारत का चेहरा बनता है। जी अच्छा, विजय सिन्हा जी आपने तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब बिहार में मुख्यमंत्री इंजीनियर, उप मुख्यमंत्री भी डिप्लोमा होल्डर, तो बिहार में पुल टिकते क्यों नहीं है? इतने पुल गिरते क्यों हैं बिहार में? जब से मैं बता दूं हाँ कि बिहार के अंदर पथ निर्माण विभाग हमारे पास है। हाँ और ये जो भी अभी तक पुल गिरे हैं, एकमात्र पुल पथ निर्माण विभाग का था। और वो भी पुल जब हम नेता प्रतिपक्ष थे उस समय गिरा, उसी का पार्ट फिर गिरा। ये एक आंकड़े हैं, ये एक आंकड़े हैं विजय सिन्हा जी। ये सारे पुल मैं बता दूं कि जून से जुलाई महीने में लगभग 1 दर्जन पुल गिर गए। 3 जुलाई को एक दिन में 5 पुल गिर गए सिवान और सारण में। और जून 2023 में भागलपुर के सुल्तानगंज में 1717 करोड़ से जो पुल बन रहा था, जिसने 7 बार अपनी डेडलाइन को मिस किया, 2014 में नीतीश कुमार जी ने उसका शिलान्यास किया था। मैं वो पुल कैसे गिर गया? वही बता रहा हूं कि ये सारे छोटे छोटे पुल जो थे आपके, सर ये तो 4 लेन का पुल बन रहा था सर। नहीं भागलपुर में बता रहे हैं, जल संसाधन विभाग का जो कलभट बनता है और ये सब 20-25 साल पुराने थे। फिर ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से जो पुल बने हैं वो सारे पुल, ये सारे अधिकतर पुराने पुल थे। एकमात्र जिसकी चर्चा कर रहे हैं 1716 करोड़ का, वो पुल का स्ट्रक्चर डिजाइन फेल था। मैं नेता प्रतिपक्ष था, तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे। हमने उस समय भी सवाल उठाया एक्शन के लिए। आज हमने उस पर ईपीसी मूड पर जो काम करा था, और ये मैं बता दूं बड़ी गंभीरता के साथ कि ईपीसी मूड में जो वर्क होता है उस वर्क में एजेंसी ही उसका डिजाइन करवाता है। गड़बड़ी थी उसमें और निश्चित तौर पर वो आईआईटी रुड़की से जांच हुई है, उसके डिजाइन में काफी गड़बड़ी था जिसको लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन भी किया था, शिलान्यास किया था। शुरुआत में ये कहा गया कि तूफान की वजह से पुल गिर गया। ये तूफान की वजह से गिरा कि करप्शन के झोंके से गिरा? ये डिजाइन में प्रॉब्लम था और इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश मिला। हम तो इमीडिएट नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हम एक्शन मूड में थे, लेकिन माननीय न्यायालय के उसमें निर्देश के कारण फिर माननीय न्यायालय को हम सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए विभाग को निर्देशित भी किया। और हमने कहा है कि ईपीसी मूड कतई उचित नहीं है बिना मॉनिटरिंग के, और विभाग का मॉनिटरिंग हर हाल में अपने डिजाइन से होगा। तो आप इस बात की गारंटी लेंगे कि अब कोई भी पुल नहीं गिरेगा बिहार में? देखिए, पुल तो इस तरह का गारंटी 100% है कि जब हमारा नीयत साफ रहेगा, सही रहेगा, तो वर्क बेहतर होगा। ऐसे डिजाइन में कहीं फेल्यूरिटी के कारण, एजेंसी के लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण होगा तो सरकार की एक्शन में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, घुसपैठ के मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है। असम,
बंगाल, झारखंड, बिहार के सीमांचल की क्या स्थिति है? क्या वाकई में वहां की डेमोग्राफी बदल रही है घुसपैठ की वजह से? देखिए, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति से एक माहौल जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र में बना है, उसका दूरगामी परिणाम अब सामने आने लगा है। आज किशनगंज के अंदर, किशनगंज जिला है और भगवान किशन के नाम से वो जिला है, लेकिन आज भगवान किशन के संतान 25% से नीचे के लगभग आ गए। और जो लोग वहाँ पर आज निवास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घुसपैठ के कारण उसकी असर दिखाई पड़ रही है सीमावर्ती क्षेत्रों में। सरकार सजग है, लेकिन जिस तरह से सत्ता बदलते रहती है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, जिसका लाभ ऐसे लोग उठा लेते हैं और आज उसका असर कहीं ना कहीं आसाम, बंगाल, बिहार जैसे स्टेट के माध्यम से देश पर पड़ता है। मतलब आप मान रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है? निश्चित तौर पर उसका तो असर साहब कभी जी परसों ही हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने पकड़ाया जी, कई लोग पकड़ाए। बंगाल के अंदर तो जी खुल करके बंगाल के माध्यम से बिहार के अंदर लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो जब ये बताइए कि जब आप बंगाल पर ये आरोप लगाते हैं, बंगाल सरकार पर, कि वो घुसपैठियों को शरण देती है, बंगाल सरकार उन्हें छूट देती है, तो फिर बिहार में किससे सवाल पूछा जाए? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? बिहार घुसपैठ को रोकने का काम किसका है? देखिए, बिहार सरकार सजग है, केंद्र सरकार के बॉर्डर में भी शक्ति है, लेकिन जब सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी सीमा क्षेत्र है और जब प्रवेश लोग करते हैं और हम उसको आधार बना के पोषित कर लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बड़ी होती है। और कई बिहार के अंदर ऐसे लोग भी आए हैं घेरे में, जो कहीं ना कहीं बंगाल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो हम लोग इस पर सजगता से काम कर रही है। देश के गृह मंत्री जी भी पूर्णिया के अंदर जब कार्यक्रम उनका हुआ था, बिहार सरकार पूरी सजगता से चौकसी भी बरत रही है। लेकिन इस तरह का बंगाल और बिहार का सीमा है कि स्टेट से पार करने में कहीं बहुत ज्यादा शक्ति लाई ना जा रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बन रहा है। ठीक है, जंगल राज दूर करेंगे इस नारे के साथ एनडीए सरकार में आई थी बिहार में, लेकिन अब विपक्ष ये आरोप लग रहा है कि यहां पर जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। एक अररिया का वीडियो कल से काफी वायरल हो रहा है, आरजेडी ने अपने एक्स पर इसे पोस्ट भी किया है, जिसमें चोरी के एक आरोपी को पहले पीटा गया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाला गया। तो ये क्या है बिहार में? नहीं, देखिए, अपराध को रोकने के लिए सरकार सजग है। और जंगल राज ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा था, ये माननीय न्यायालय ने कहा था, उच्च न्यायालय ने। और जंगल राज में नरसंहार होता था। जितने आतंकवादियों से गोली से कश्मीर में लोग नहीं मरे थे, उससे ज्यादा आपको जातीय नरसंहार में लोग मरे थे, 600 से ज्यादा। और वैसे परिस्थिति में जंगल राज बिहार के अंदर एक दहशत और पलायन का वातावरण बनाता। तो क्या अभी सुशासन है? आज एक भी नरसंहार नहीं हो रहा है जी। और मैं बता दूं, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, मैं तो नेता प्रतिपक्ष भी रहा। आज कल भी हमने कहा था, आज भी कहे कि जंगल राज को लाने वाले जो पुरोधा हैं, वो जंगल राज वाले लोग विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, लोकसभा के अंदर वैसे लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाए, तो ऐसे लोगों का मनोबल गिरेगा। आप उग्रवादियों को, अपराधियों को टिकट देकर संरक्षित करके सदन में भेजेंगे। जी आप कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं है, आप कह रहे हैं कि नरसंहार पहले होता था, अब नहीं होता था। लेकिन अगर क्राइम के आंकड़ों की बात करो, एनसीआरबी का ये डेटा है दिसंबर 2023 का, कि हत्या के मामले में यूपी के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। और अभी हालिया घटना है मुजफ्फरपुर में, नाबालिग का अपहरण, हत्या, परिवार वालों ने गैंगरेप का आरोप लगाया। इससे पहले छपरा में भी सेम केस हुआ, आरा में भी ऐसा ही हुआ। अब बताइए, दिन दहाड़े राजधानी पटना में हत्या हो जाती है सीमेंट कारोबारी की, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि सारे घटना में उद्भेदन हुआ और 24 घंटे से 48 घंटे में एक्शन हुआ। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं,
मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री 15 अगस्त को झंडोत्तोलन कार्यक्रम में गए थे और हमने इमीडिएट एक्शन लिया। वैसे पदाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की है, एक्शन भी लिया। और उस घटना में मैं वही कहा कि ये घटना करने वाले कौन लोग हैं जो पकड़ा रहे हैं, सरकार की एक्शन के दबिश में आ रहे हैं, वो किस दल से जुड़े हैं, किस लोग से जुड़े हैं। राजद के लोगों का आज बता दें कि वही मुजफ्फरपुर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है। मैं बता रहा हूं कि एक्शन में वही मुजफ्फरपुर की धरती पर एक मंत्री थे जो एक राहुल साहनी की हत्या किया था। मैं नेता प्रतिपक्ष FIR नहीं होने दिए थे। और जब हमने इस विषय को लेके पूरे सदन में मुख्यमंत्री, बाद में मुख्यमंत्री को हमने कहा है कि ऐसे लोगों को रख करके जो अपराधियों का, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ाता है, आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, आपकी लाचारी साफ झलकती है। आज वो लाचारी नहीं है। आप अधिकतर घटनाओं में देखें, मुकेश सहनी में 24 घंटा से 48 घंटा में उद्भेदन भी हुआ है, अपराधी पकड़े गए। और बिहार के अंदर हर घटना में, अभी अररिया का जो मामला लिए हैं, कौन लोग जुड़े हैं, एक्शन हो रही है, गिरफ्तारी भी हो गई। और बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन पूरी तरह से पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी को खुला छूट दिया है कि अपराधी जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाओ। ओके, अब ये बताइए कि अब तो विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में भी आप लोग जुट गए होंगे, तो क्या 2025 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी? बीजेपी ने आज तक अपना CM चेहरा क्यों नहीं बनाया? विजय सिन्हा भी तो हो सकते हैं CM। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तुलसी के पौधे के पत्ते हैं। पत्ता बड़ा हो या छोटा, मान बराबर है। और जिस पत्ते को उठा के जहां रख देता है वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा पार्टी सक्षम नेतृत्व जो निर्णय करते हैं, कार्यकर्ता एक सैनिक के तरह ईमानदारी के साथ सामाजिक सेवा के भाव से अपना कर्तव्य का निर्वहन करता है। तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के लिए सियासी मजबूरी है। देखिए, बिहार के अंदर जिस तरह से जातीय जहर के लहर का कहर ढाया गया है और उस लहर को रोकने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र चला है, सबका साथ सबका विकास, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा उपयुक्त लगते हैं सामाजिक समरसता बनाने में, इसलिए हम लोग साथ चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा और इस दौरान विजय कुमार सिन्हा जी ने अपनी राय रखी। सर 2 मिनट आप मंच पर और रुकें, 2 मिनट आप और रुकें मंच पर। हम आमंत्रित करना चाहेंगे CEO करण अभिषेक सिंह जी को जो मंच पर आएं और सम्मान करें हमारे माननीय अतिथि का। विजय कुमार सिन्हा जी बिहार के डिप्टी CM और जबरदस्त नेता हैं और उनका सम्मान करने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे CEO करण अभिषेक सिंह जी को। इस बीच प्रत्युष, आप सर से बात कर सकते हैं कि भाई आगे को लेकर, बिहार को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? आप 2 मिनट इंतजार कर लें। अगर बात की जाए बिहार की तो काफ़ी कुछ सवाल है और इस बीच हमारे CEO साहब आ चुके हैं, करण अभिषेक सिंह जी। तालियां बजाते रहें, माना कि बहुत समय हो चुका है, सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, थोड़े थक गए होंगे, लेकिन जोश दिखना चाहिए। विजय कुमार सिन्हा जी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ यहां पर जुड़े और अपनी बात उन्होंने रखी, पक्ष रखा किस तरह से एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए बिहार भी आगे बढ़ रहा है। बिहार आबादी के लिहाज से बहुत ही अहम राज्य है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना की जा रही है उसमें बिहार के युवा हों, वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया विजय कुमार सिन्हा जी का हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंच पर आने के लिए। तालियों के साथ हम उनको विदा करना चाहेंगे। तालियां बजाते रहें प्लीज।